नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो 17 मई के ई सुजस बुलेटिन की करने वाले हैं। दोस्तों वैसे आज 18 मई है, लेकिन क्या है कि ये लेट नाइट आता है तो एक दिन तो चलता है। जैसे कि अभी रात में 10 साढ़े 10 बजे ये आता है, तो फिर अगले दिन ही लेके आना पड़ता है। अभी नाइट में डाल के भी क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या है वही अपन जो भी अच्छी न्यूज़ हैं इसके अंदर, जो राजस्थान सरकार का मुखपत्र, तो राजस्थान सरकार से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर दे रखी होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो राजस्थान सरकार के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो चीज़ सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्ज़ाम के लिए ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो किसी भी प्राइवेट सोर्स से अच्छा है कि आप इस गवर्नमेंट सोर्स को डेली फॉलो करें। यहीं से आपको 80 से 90% क्वेश्चन जो होते हैं करंट अफेयर के राजस्थान राज्य से संबंधित, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन, तो आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर आने से पहले वही एक पुरानी बात कि आप जाके इसकी PDF ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसकी PDF मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे प्यारे भाइयों बहनों IAS RAS विद RJ। आप इस चैनल को जाके ज्वाइन कर लो। जैसे ही आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे चैनल आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन करें। और डेली PDF मतलब इस पर जो अपन लेक्चर लेंगे उसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको सीक्वेंस में लगाकर एक PDF की फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली प्रोवाइड करवा दिया जाता है इस आर्टिकल के डिस्कशन के बाद में। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो अब अपन चलते हैं सीधे न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। इधर उधर की बात अपन ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या है कि आपका समय खराब होता है मेरे प्यारे भाई बहनों। ओके चलो दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारी आज की पहली न्यूज़ है वो है 16 राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय माध्यमिक में क्रमोन्नत हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए ठीक है। आपको पता होना चाहिए राज्य के अंदर क्या हो रहा है। तो दोस्तों, राज्य सरकार ने क्या किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर के 16 राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों को, देखो दोस्तों, मैं इस तरह की न्यूज़ आपको इसीलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि जो बच्चे, जो मेरे भाई बहन RAS की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेंस में लिखने में बहुत मज़ा आएगा। सोशल वेलफेयर आएगा, सोशल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह आएंगी, तो उसमें पूछा जा सकता है कि सरकार क्या है वो एक समुदाय विशेष की तरफ ध्यान दे रही है, दूसरे समुदाय को नेगलेक्ट कर रही है, या अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार का रवैया ठीक नहीं है। आप टिप्पणी कीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इस तरह की चीज़ें आपसे 50 शब्दों में पूछ लेंगे। तो वहाँ पर एग्जाम्पल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार का एक तरफा रवैया है। देखिए, हाल ही में 16 राजकीय जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय, वो क्रमोन्नत हुए। दूसरी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनकी शिक्षा के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों पर प्रकाश डालिए। तो उस तरह से पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, जो इससे क्या है, विद्यार्थी जो होंगे घर की नज़दीक ही पढ़ाई कर पाएंगे। जो आवासीय विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं, आवासीय विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में किया गया है। जैसे पहले थे वो प्राथमिक थे, उच्च माध्यमिक थे, लेकिन अब उनको क्रमोन्नत करके क्या कर दिया गया है, माध्यमिक में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो प्रस्ताव के अनुसार क्या है, रामगढ़ अलवर, एक भणियाला है, भणियाला साकड़ा जैसलमेर, उदयपुर सीकर, बुरहान का तला बाड़मेर में, कंचननेर भरतपुर में, नंदेरा ये भरतपुर के अंदर, मसूदा ये अजमेर के अंदर, चुरू सवाई माधोपुर, नागौर फतेहपुर, सीकर तिजारा अलवर के अंदर, घड़साना श्रीगंगानगर, कुछड़ी सम तहसील है जैसलमेर में वहाँ पर, और अभे का पार रामसर बाड़मेर स्थित आवासीय विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा। ये सारे विद्यालय उनको क्या किया जा रहा है, क्रमोन्नत किया जा रहा है। टोटल 16 विद्यालय हैं। ठीक है, तो इन क्रमोन्नत विद्यालयों में क्या है, 9 बालकों के लिए और 7 बालिकाओं के लिए है। ठीक, प्रधानाचार्य के 16 इस तरह के पद सृजित होंगे। यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। तो आपके अगर वनडे एग्जाम में पूछा जाए तो वनडे एग्जाम में यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप UPSC की RPSC में RAS मेंस और RAS इंटरव्यू की तरफ जाएंगे, यहाँ से आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस तरह की चीज़ें, हालांकि मैं इसको आपको दे दूंगा, आपको PDF की फॉर्म में इसको कट करके आपके पास पहुंचा दूंगा। ठीक है दोस्तों, 1 करोड़ परिवारों को क्या मिला है, महंगाई से राहत मिली है, अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये 10 योजनाएं हैं, बार बार सामने आ रही हैं अपने, इनको मैं आपके सामने किसी दिन पूरा एक चार्ट बना के आपको दे दूंगा। हो सकता है मैं कल ही प्रयास करूँगा, कल ही आपके लिए लेकर आऊँ, क्योंकि यहाँ से जो वनडे एग्जाम्स हैं और RAS का प्रीलिम्स है वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। कुछ नहीं तो आपसे सीधे ही पूछ लिया जाएगा कौन कौन सी योजनाओं को महंगाई राहत कैंप के अंदर शामिल किया गया। ठीक, तो दोस्तों आगे चलते हैं हम अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो मुख्यमंत्री का आधारभूत सुविधाओं के विकास पर फोकस है। किस पर है, आधारभूत सुविधाओं के विकास पर फोकस है। तो देखो, सभी संभागों में आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खुलेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। और क्या होगा, सड़क विकास कार्यों के लिए 157 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। और क्या है, 10 चिकित्सा संस्थानों में 440 बेड बढ़े।
ये चीज़ क्या है, आधारभूत सुविधाओं के लिए है। किसके लिए? खेल के लिए, सड़क के लिए और स्वास्थ्य के लिए। तो दोस्तों इसमें एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट आई है वो स्वास्थ्य की ही आई है, खेल से संबंधित और सड़क से संबंधित नहीं आई है। सड़क में ये है कि जो आपके विकास कार्य के लिए जो पैसा आवंटित कर दिया गया है, कौन से राजमार्ग पर कितना पैसा लगाया जाएगा, इसका आपसे कोई संबंध नहीं है, आप इसको भले ही ना देखें। ठीक है, हम आपके लिए लेके इसीलिए आते हैं क्योंकि आप फालतू की चीज़ों से बचे रहें। ठीक है, इधर क्या है, 440 बेड बनेंगे चिकित्सा संस्थानों में, तो आप क्या करोगे इन बेडों का? 350 नए पद सृजित हो जाएंगे। कुचामन सिटी में 150 बेड बन जाएंगे, जयपुर सेटेलाइट हॉस्पिटल मोती डूंगरी में 100 बेड लग जाएंगे। तो ये आपके लिए कोई मतलब की न्यूज़ नहीं है। अपन आते हैं सीधे आज के खेल वाले सेक्शन पर कि जो खेल है सभी संभागों में आवासीय स्पोर्ट स्कूल खुलेंगे। कौन कह रहा है? हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। तो दोस्तों राज्य के हमारे जो सभी संभाग हैं उन पर सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल स्थापित किए जाएंगे। कौन से? सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल हैं, उनको क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप देखें कि जयपुर और जोधपुर में संभागीय स्तर पर इस तरह के आवासीय स्कूल हैं वो पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं। अब जयपुर और जोधपुर पर हो चुके हैं, तो बचा कौन है आपका? बीकानेर बचा है, कोटा बचा है, अजमेर बचा है, उदयपुर बचा है और भरतपुर संभाग बचा है। इन सारे संभाग पर क्या होगा, आने वाले समय में क्या किया जाएगा? सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल स्थापित कर दिए जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और इन पर जो व्यय है वो टोटल लगभग 70 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। इससे क्या होगा, खिलाड़ियों को खेल का एक उपयुक्त वातावरण मिल पाएगा, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं। दोस्तों एक बात है, प्रतिभाएं होती हैं अभाव में पलती हैं, लेकिन कभी कभी प्रतिभाएं अभाव में मर भी जाती हैं। तो उन प्रतिभाओं को अभाव के कारण मरने से बचाने के लिए क्या किया गया है? सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित किए। ठीक है, तो दोस्तों बार बार नाम आ रहा है एक सलीम दुरानी, सलीम दुरानी, सलीम दुरानी। तो भैया कौन है ये सलीम दुरानी? इनके बारे में अपन जान लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि क्या है, हाल ही में इनका निधन भी हुआ है और ये राजस्थान की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट, तो उसको अपन जान लेते हैं। तो दोस्तों सलीम दुरानी जी का पूरा नाम है सलीम अजीज़ दुरानी। इनका जन्म हुआ था 1934 में और 2023 में ये अल्लाह को प्यारे हुए निकल लिए। ठीक है, ये अफ़गानिस्तान में जन्मे थे। ठीक है, अब 34 में तो अफ़गानिस्तान क्या, पाकिस्तान क्या, हिंदुस्तान क्या, सारा एक ही था। अफ़गानिस्तान भी अपना था, पाकिस्तान भी अपना था, बांग्लादेश भी अपना था और अपन तो अपने थे ही। ये दुर्भाग्य की बात है, अब कटता जा रहा है और उम्मीद है कि और भी टुकड़े होने अभी देश के बाकी हैं। मुझे लगता है कभी कभी अंग्रेज़ कह के गए थे कि इस देश के इतने टुकड़े होंगे कि यूरोप से भी छोटे छोटे देश बनेंगे इसके अंदर। अभी तक तो नहीं हुए, लेकिन नई पीढ़ी की सोच के आधार पर मुझे लगता है कि ज़रूर हो जाएंगे। तो दोस्तों अफ़गानिस्तान में जन्मे थे। अफ़गानिस्तान के बाद क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये कराची आ गए पाकिस्तान में रहने के लिए। अब कराची में साल भर ही रहे थे जब तक देश का बंटवारा हो गया। बंटवारा होते ही ये इन्होंने सोचा कि भैया इन गधों के साथ रहने से अच्छा है अपन हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तानियों के साथ में। तो वो कहाँ आ गए? हिंदुस्तान आ गए। तो अफ़गानिस्तान में जन्म हुआ था, लेकिन खेलते भारत के लिए थे और मरे भी भारतीय के रूप में और जिए भी भारतीय के रूप में। ठीक है, ये गेंदबाज थे, बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, छक्के मारने का कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। आपके मतलब के लिए नहीं, अफगानिस्तान में पैदा होने वाले एकमात्र भारतीय टेस्ट क्रिकेटर थे। इस बात को याद रख लेना। अब आपसे पूछा भी जा सकता है, आजकल IPL का वैसे भी जोर रहता है बहुत ज़्यादा। यह अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर थे। अब आपको और इम्पोर्टेंट हो गया, ये फैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अर्जुन अवार्ड ही कौन से पहले क्रिकेटर हैं। अर्जुन अवार्ड किसको मिला था सबसे पहले, कौन से क्रिकेटर को मिला था? ठीक है, 2011 में, मतलब हाल ही में, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। इनको CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। किसके द्वारा? BCCI के द्वारा। तो यहाँ से आपके दो प्रश्न बनते हैं कि CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? BCCI के द्वारा। और सलीम दुरानी जी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? ठीक है, और BCCI का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार क्या है या कौन सा है? यहाँ से इस तरह से घुमा घुमा के 2-3 तरह से पूछ सकते हैं आप इसको। तो CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2011 में सलीम दुरानी जी को। ठीक है, जो किसी पूर्व खिलाड़ी को BCCI द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये कौन सा सर्वोच्च सम्मान है? अब ये घरेलू स्तर पर कहाँ खेलते थे? तो 1953 में इन्होंने सौराष्ट्र के लिए खेलना शुरू किया था। फिर 53 से 56 तक गुजरात के लिए खेले, फिर 56 से 78 तक राजस्थान के लिए खेले। इसीलिए राजस्थान के लिए इनका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इनको जब भी अवार्ड मिले, अर्जुन अवार्डी के रूप में ये सम्मानित हुए तो राजस्थान की तरफ खिलाड़ी के रूप में
राजस्थान की तरफ, राजस्थान से खेलते थे तब। और दूसरा ये है कि जो लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको पुरस्कार मिला तब भी ये राजस्थान के ही निवासी होकर मिला है इनको, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है शख्सियत अपने लिए। हाल ही में मृत्यु होने के कारण जो बोलते हैं ना पर्सन इन न्यूज, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नाम। तो इस नाम को और इनके कार्यों को अच्छी तरह से आप याद रख लेना, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इन्हीं के नाम पर क्या हो रहा है, प्रत्येक संभाग पर, संभागीय स्तर पर क्या बन रहे हैं, सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है। 2023-24 के बजट में प्रत्येक संभाग पर इस तरह के स्पोर्ट्स स्कूल खोलने का प्रावधान है। और जयपुर और जोधपुर में पहले से खोला जा चुका है, तो बाकी बच्चे जो आपके 7 में से 5 बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, वहाँ पर अब खोल दिए जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। देखो सड़क विकास के मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या हुआ है, सिरोही में इतने करोड़ रुपए की लागत से राजमार्ग बनाया जाएगा, इतने इसको सड़क को चौड़ा किया जाएगा, ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने स्वास्थ्य वाला आपको बता दिया, इतने बेड वहाँ लगेंगे, उतने बेड वहाँ लगेंगे, इसलिए आपके काम की बात नहीं है ये। फिर वही महंगाई राहत कैंप पूरा भरा पड़ा है, सारे खुश हैं हमें छोड़ के, क्योंकि बस भर्तियों की घोषणा होती रहती है, भर्तियाँ कभी होती नहीं है दोस्तों इस राज्य के अंदर। समझ में नहीं आता चल क्या रहा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र मिल गया, अब क्या करोगे उसका, ठीक है। अब आते हैं आगे अपन, तो बीकानेर में हज हाउस कल्चर सेंटर बनेगा। कहाँ पर बनना है ये, बीकानेर। तो दोस्तों बीकानेर संभागीय मुख्यालय पे क्या है, हज हाउस बनना है। हज हाउस कल्चर सेंटर इसका पूरा नाम है, लेकिन इसको हज हाउस के नाम से ही जाना जाता है। सामान्य शब्दों में बात करें, सामान्य भाषा में बात करें तो इसको हज हाउस के नाम से ही जाना जाता है। तो बीकानेर में क्या है, संभागीय मुख्यालय पर हज हाउस बनेगा, ठीक है। इस हज हाउस में क्या होगा, बीकानेर के अलावा फलौदी, जैसलमेर, पोखरण, इसके हज यात्रियों को भी सहूलियत होगी। लेकिन एक इसमें महत्वपूर्ण घोषणा है दोस्तों। देखो एक तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस संभागीय मुख्यालय पर हज हाउस की स्थापना की गई है, ठीक है, या उसका शिलान्यास किया गया है, तो वो है बीकानेर संभाग। एक नई घोषणा ये है कि राज्य की पहल है कि प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर इस तरह के हज हाउस बनाए जाएंगे। किस तरह के, इस तरह के हज हाउस बनाए जाएंगे प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर, ठीक है। और हज हाउस के जो निर्माण होगा उसके लिए जो पैसा है, वो निधि है, वो कहाँ से आएगी, वो आएगी विधायक निधि से 25 लाख रुपए, और शहरवासियों ने भी इसके आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। देखो दोस्तों ये सारी चीज़ तो है सही, इसमें तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लेकिन इसमें लिखने लायक कुछ ऐसा है नहीं कि इसके नोट्स बनाए जाएँ। आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि हाल ही में हज हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किस मुख्यालय पर की गई है, किस संभागीय मुख्यालय पर की गई है, तो वो है आपका बीकानेर संभागीय मुख्यालय। इसके अलावा यहाँ पर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरे किसी पर की जाएगी, जब की जाएगी तो न्यूज़ के अंदर आएगा, न्यूज़ के अंदर आएगा तो अपन क्या करेंगे, अपन उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मतलब ये हाई ब्लड प्रेशर डे बना रहे हैं। बताओ कौन कौन से दिवस आ चुके हैं, अपन लोग जानते भी नहीं थे। अपने दादा बाबा उनसे पूछो जाके कि आपको बीपी हाई हुआ है कभी, तो बोलते हैं पता नहीं भैया, बुढ़ापे में आके पता लगा है हमें तो ये बीपी हाई क्या होता है। और आज तक हम बच्चों का भी बीपी हाई हो जाता है कभी कभी। तो दोस्तों अपन देख लेते हैं कि ये जो नौबत आन क्यों पड़ी कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है, वो अपन को मनाना पड़ रहा है। तो दोस्तों देख लेते हैं अपन। तो देखो उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, आपको पता होगा भैया आजकल टेंशन ही इतनी है, आधा से ज़्यादा रक्तचाप तो आपका गवर्नमेंट ही बढ़ा देगी। आज फॉर्म निकाल दिए, फिर कैंसिल कर दिए, फिर निकाल दिए, फिर डेट बढ़ा दी और एक्सटेंड कर दी, आप और फॉर्म भर सकते हो। फिर एग्ज़ाम हुआ, वो लीक हो गया, फिर लीक हो गया, फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर से लीक हो गया। तो आधा तो ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन गवर्नमेंट बढ़ा देती है, ठीक है। बाकी रहा बचा है वो इधर उधर के बढ़ा देते हैं, कीड़े कर करके। क्या हुआ, रीट निकली कि नहीं, चलो ठीक है। अपन देख लेते हैं क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर जो है उसके बारे में क्या है, जागरूकता बढ़ाना, उसकी रोकथाम करना, पहचानना और नियंत्रित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष हम क्या करते हैं, 17 मई को हाई ब्लड प्रेशर डे मनाते हैं, ठीक है। उच्च रक्तचाप दिवस इस बार सही आ गया। दुनिया भर में क्या है, हाई ब्लड प्रेशर से लगभग 1 अरब लोग हैं वो प्रभावित हैं। 1 अरब लोग, भैया 1 अरब बहुत होती है। 1 अरब हिंदुस्तान की आबादी है, लगभग 1.5 अरब हो गई। अब तो अपने चाइना को बीट कर दिया, कहीं और तो कर पाए ना कर पाए, आबादी में तो कर ही दिया। तो यह हृदय रोगों के लिए, विशेष रूप से कोरोनरी धमनी रोग, स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार है। भाई नसों से संबंधित समस्या तो हो ही जाएगी आपकी, धमनी शिराओं से संबंधित तो होगी ही होगी, स्ट्रोक भी आ सकता है इससे, ठीक है। क्रोनिक किडनी रोग, क्रोनिक किडनी के रोग का मतलब होता है अचानक से किडनी फेल हो गई आपकी, ठीक है। दिल की विफलता, हार्ट अटैक वगैरह, ठीक है। मनोभ्रंश,
मनोभ्रंश का मतलब होता है आप मेंटली रूप से बहुत परेशान रह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है वो है आपका जिम्मेदार है। तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 है, उसकी थीम क्या है, अपने रक्तचाप को सटीक से मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। भैया आपको लंबे समय तक जीवित रखना है तो ठंडे रहें, ठंडा रखें ब्लड प्रेशर को, ठीक है। तो दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर डे है वो पहली बार 2005 में मनाया गया था। 14 मई 2005 को शुरू किया गया था, पहली बार 14 मई 2005 को शुरू किया गया था। उस दिन 14 मई को ये निर्धारित हुआ था कि हम 17 मई को हर साल क्या करेंगे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाएंगे। कब, 2005 को ये प्रारंभ हुआ था, 2005 से शुरू हुआ था। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको पता ही लग गया होगा कि ये बीपी हाई है, बीपी लो है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये सारी बीमारियां सन 2000 की देन है। 2000 आते ही आप बोल रहे थे 2012 में प्रलय आएगी, ये प्रलय ही है भैया। 1 अरब लोग तो बीपी से परेशान हैं, बताओ। और इन सारों में जो 20 से 40 वर्ष की आयु है या 15 से 45 वर्ष की आयु, 20 से 40, 15 से 45, इस तरह की जो आयु वर्ग है उसके रोगी ज़्यादा हैं, बुजुर्गों को नहीं है उतनी। बुजुर्ग टेंशन ही नहीं लेते इतनी। चलो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। हमारा अगला न्यूज आर्टिकल कौन सा है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगला न्यूज आर्टिकल है अपना विश्व संग्रहालय दिवस निःशुल्क प्रवेश, ठीक है। गुरुवार को क्या किया, गुरुवार को हम विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर सभी राजकीय संग्रहालयों और संरक्षित स्मारकों में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रखेंगे। मतलब गुरुवार का मतलब है आज। आज क्या है, सभी संग्रहालयों में, संग्रहालय का मतलब म्यूजियम, आज आप अल्बर्ट हॉल म्यूजियम वगैरह जाना चाहते हो तो चले जाओ, घूम आओ, देख आओ, फ्री में है। मुझे पता है आप शाम तक पढ़ोगे, आपको पता लगेगा कि आज का दिन तो निकल ही गया, ठीक है। पर्यटकों का प्रवेश भी निःशुल्क रहेगा। जो बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनका भी क्या रहेगा, निःशुल्क रहेगा। राज्य सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। तो इस दिवस को कौन मना रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो राज्य सरकार का पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग इसको राजस्थान के अंदर मना रहा है, आयोजन करवा रहा है। तो स्मारकों और संग्रहालयों में क्या होगा, आज के दिन सेमिनार होंगे, प्रदर्शनियाँ लगाई जाएंगी, शहनाई वादन होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बजाएंगे। अब तो नहीं बजाएंगे, उनके चेले चपाटे बजाएंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, आप ये भी देख लेते हैं कि विश्व संग्रहालय दिवस इसको मनाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी और कब मनाया जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। 18 मई मतलब आज का दिन, ठीक है, इसको मनाया जाता है। तो 1983 में 18 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था, संयुक्त राष्ट्र ने संग्रहालय की विशेषता और महत्व को बताया था कि आपके जो म्यूजियम है उनकी विशेषता क्या है, उनका महत्व क्या है। इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप अपने अतीत से, अपने इतिहास से डायरेक्ट रूबरू हो सकते हो। और आप एक बात समझ के चलना मेरी बात, कि जो लोग अपने अतीत को भुला देते हैं तो भविष्य उनको भुला देता है। अतीत को जो नहीं समझेगा वो भविष्य में कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। अतीत को समझे बिना भविष्य की प्रगति असंभव है, ठीक है। इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है और पिछले की चीज़ों की हमें गलतियाँ बताई जाती हैं कि पहले हमने ये गलतियाँ की हैं, अब नहीं करनी है, ठीक। लेकिन हम समझते ही नहीं उन चीज़ों से। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने की घोषणा करी थी 18 मई को, किसने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। क्यों की थी, संग्रहालय की विशेषता और उसके महत्व को बताया गया था। इसका मूल उद्देश्य है सामान्य, जो जन सामान्य है उसमें संग्रहालयों के प्रति, म्यूजियम्स के प्रति जागरूकता लाना, उनके क्रियाकलापों के बारे में जागृति फैलाना। इस तरह का एक और उद्देश्य ये था कि लोग संग्रहालयों के बारे में जानेंगे, संग्रहालयों में जाएंगे तो अपने इतिहास के बारे में जानेंगे, अपनी समृद्ध परंपरा को समझेंगे और अपने अतीत के बारे में जब गौरव ज्ञान होगा तो गौरव फील होगा, जब गौरव फील होगा तो एनर्जी आएगी, जब एनर्जी आएगी तो भविष्य के लिए हम नई नई इबारतें लिख पाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो मेरे दोस्तों, अब देख लेते हैं और क्या बचा है इसके अंदर। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी मुझे नहीं लग रहा और कुछ बचा है। बस साइड में ये है कि जब भी आप परेशान हो, समस्या का समाधान चाहिए आपको, तो ट्विटर पर @राजस्थान पुलिस हेल्प करके यहाँ पर जाएं, अपनी शिकायत दर्ज कराएं, तुरंत क्या है आपकी चीज़ों पर कार्रवाई होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन में बस इतना सा ही था। अब इसका जो PDF है वो मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। IAS RAS विदार्जे अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे प्यारे भाई बहनों। आप वहाँ जाएं, उसको ज्वाइन करें और वहाँ से PDF डेली प्राप्त करें और तुरंत ज़्यादा से 5-7 मिनट में आप PDF पढ़ दोगे। राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर लगभग हो जाएगा आपका। देखिए, आप करंट अफेयर के पीछे अगर इतना भागेंगे कि सभी सोर्सेज से करंट अफेयर इकट्ठा करने लग जाएंगे, डेली करंट अफेयर की 10 से 12 से 15 न्यूज़ कवर करेंगे, तो आप सोचो 1 महीने के अंदर आपके पास कितनी हो जाएंगे। एवरेज अगर 10 भी रही तो आपके पास 30 होंगे। 30 1 महीने में, 12 महीने में 3600 टॉपिक।
अब आप सोचिए कोई भी एग्ज़ाम राजस्थान का 2 साल से पहले नहीं होता है, तो समझिए आप 7000 टॉपिक अगर करंट अफेयर के लेके चलेंगे केवल 10 या 12% पेपर को कवर करने के लिए, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों बहुत मुश्किल होने वाली है आपके लिए। इसीलिए करंट अफेयर को क्या है, जो ऑफिशियल हैंडल्स होते हैं वहीं से पढ़ने का प्रयास करें। उससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट की नज़र जिन टॉपिक्स पर रहती है वो आपके कवर हो जाएंगे, और लगभग 80 से 90% क्वेश्चन गवर्नमेंट उन्हीं टॉपिक्स से रखती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज का सुजेस्ट बुलेटिन आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। तो अब आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।